कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है हमारा एमसी अपनी ज़िंदगी से तंग आकर एक ब्रिज से कूद जाता है, पर वो मरता नहीं है। उसकी आंखें दोबारा से खुलती हैं। जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वो एक बहुत ही लग्जरी रूम में होता है। वो रूम एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा होता है। एमसी काफ़ी शौक में होता है कि वो कहाँ पर है। वो कह रहा होता है, मैं तो मर गया था, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो इस पूरे रूम को देखता है और ये रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। आखिर में हमारा एमसी समझ जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है, क्या मैं मरने के बाद रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। वो हमें अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है, मेरे डैड पहाड़ से गिर गए थे जब मैं 12 साल का था। जब मैं 13 का हुआ तो मेरी मॉम बैंक रॉबरी में फंस गई थी। और जब मैं 14 का हुआ तो मेरे दूसरे अंकल कार क्रैश में मर गए। चलो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जब मैं 12 का था तो मेरे डैड मर गए। और जब मैं 13 का हुआ तब मेरी मॉम। और जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरे अंकल। और जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरी दूसरी आंट पर बिजली गिर गई थी। मेरे जो तीसरे अंकल थे उनका पूरा परिवार गैस पॉइजनिंग की वजह से मर गया। और मेरी फोर्थ आंटी पफर फिश को खाकर मर गई। फोर्थ अंकल पर मीटेरॉइड गिर गए। अब जबकि मेरा पूरा खानदान मर चुका था तो मैं जीकर क्या करता। इसीलिए मैंने भी खुद को मार लिया। अगर मैं सच कहूँ तो जीना काफ़ी मुश्किल काम है। आखिर में हमारा एमसी अपने बेड से उठता है और अपनी शक्ल को आईने में देखता है और वो तुरंत पहचान जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसकी बॉडी में वो रीइंकार्नेट हुआ है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर है जोयांग। ये बंदा इस कंट्री के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसकी फैमिली के पास ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसे हैं। ये बंदा हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है, म्यूज़िक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, हर एक चीज़। और इस बंदे को 10 लैंग्वेजेस भी आती हैं, क्योंकि हमारे एमसी को उसकी बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज मिल चुकी होती हैं। इसीलिए वो कहता है, ये बंदा हर एक चीज़ में जीनियस है, यहाँ तक कि बिजनेस में भी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा वर्जिन है। वैसे इसकी एक बुरी आदत भी है। हम देखते हैं इस बॉडी का जो मालिक था उसके रूम में किसी लड़की की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी होती है। एमसी ये देखकर कहता है, इस बंदे में बस एक ही खराबी थी, ये एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था। ये एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसको इसकी घंटा परवाह नहीं है। वो किसी और को पसंद करती है, पर फिर भी ये बंदा उस पर पैसे खर्च करे जा रहा था। इस चीज़ में ये एकदम भोंदू है। तभी एमसी, जिसे अब से हम जोयांग बोलेंगे, उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम का होस्ट उठ चुका है, बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। ये देखकर जोयांग खुश हो जाता है और वो कहता है, जो मानवाज मैंने पढ़ी थी वो झूठ नहीं बोलती थी। रीइंकार्नेट होने के बाद तुम्हें सिस्टम सच में मिल जाता है तो ये सिस्टम मेरे किस काम आएगा। क्या ये सिस्टम मुझे कोई टाइकून बना देगा, या तो ये मुझे लाइफ को एंजॉय करने पर स्ट्रांग बना देगा। पर तभी उस सिस्टम से एक छोटी सी स्प्रिट निकल कर आती है जो जोयांग से कहती है, अरे रुक जाओ, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें गलत सिस्टम मिल गया, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। जोयांग अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ये सिस्टम तो काफ़ी अजीब है। वो स्प्रिट कहती है, रुको, मुझे इस सिस्टम को दोबारा से चालू करने दो। फिर वो स्प्रिट सिस्टम को कंप्लीट कर देता है। वो बताता है, ये एक अल्टीमेट विलन सिस्टम है। ये देखकर जोयांग निराश हो जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सिस्टम, हटा लो इसे। वो स्पिरिट उसे समझाते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, तुम इस सिस्टम की मदद से प्रोटोगोनिस्ट का लक चुरा सकते हो और इसकी मदद से तुम्हें पावर भी मिलेगी और तुम्हें डिवाइन स्किल्स और ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। वो स्पिरिट अपने हाथ जोड़ने लगता है। जुयांग हंसता है और कहता है, अरे यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम की और ना ही स्ट्रॉन्ग बनने की। और जो भी मेन कैरेक्टर बनने के लिए चूज़ किया गया है मुझे उससे नहीं भिड़ना। वो स्पिरिट बताता है, पर ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है। जुयांग हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ। वो स्पिरिट बताता है, स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी अवेकन होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। जोयांग उसके माथे पर टैप करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, फिर भी मैं अपनी इस लाइफ को एंजॉय करूंगा। अगर कुछ बुरा होता है तो जो मेन कैरेक्टर है वो सारी चीज़ें संभाल लेगा, मेरे से उम्मीद मत रखना। वो स्प्रिट थोड़ा निराश होकर कहता है, ये मुझे कैसा अजीब सा होस्ट मिला है, लेजी कहीं का। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, स्टार्टर पैक को ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया गया है, मास्टर लेवल की कल्टीवेशन होस्ट की बॉडी में इंस्टॉल कर दी गई है। और जैसे ही सिस्टम हटता है हम देखते हैं जुयांग की बॉडी के चारों तरफ अजीब सी लाइट घूम रही होती है और इससे उसे पावर अप मिल जाता है। जुयांग कहता है, तुमने ये सिस्टम मुझे ज़बरदस्ती पकड़वाया है, पर ये बात को अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला हूँ। वो स्प्रिट जोयांग को देखता है। वो बेचारा भी अपने मन में सोच रहा होगा कैसा होस्ट मिल गया उसे। वही लाइटनिंग जोयांग के हाथों के पास से भी निकलती है। जोयांग मज़े से जाकर चेयर पर बैठ जाता और कहता है, अगर मैं ताकतवर बन गया तो इसका मतलब है मैं और ज़्यादा रिलैक्स कर पाऊंगा, और अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। कोई भी मेरे इस लाइफ के एंजॉयमेंट को ख़राब नहीं कर सकता, मैं मज़े से चिल करूंगा। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है और हम देखते हैं जुयांग का बटलर गेट खोलकर अंदर आता है। वो आते ही कहता है, यंग मास्टर, आप जाग चुके हैं, आप आज कहाँ जाना चाहेंगे, स्कूल में या फिर ऑफिस में। जुयांग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक बार स्कूल के चक्कर मार के आते हैं। जुयांग उठता है और चलते हुए कहता है, स्कूल में मैं थोड़ी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर लूँगा कि मुझे कैसे रहना है, कॉलेज क्लासेस काफ़ी ईजी होती हैं
मैं आराम से उन क्लासेस के बीच सो सकता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके मुझे मेन कैरेक्टर से दूर रहना है, उसी में मेरी भलाई है। वो बटलर जोयांग से कहता है। मैं समझ गया यंग मास्टर, मैं कार को रेडी करवाता हूँ। आखिर में वो बटलर अपने मन में कहता है। यंग मास्टर चेनलू का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। चेनलू उसी लड़की का नाम है जिसकी हमने अभी बड़ी सी फोटो देखी थी। आगे वो बटलर कहता है, आज चेनलू भी शायद स्कूल में आएगी। शायद से यही रीज़न है कि यंग मास्टर आज स्कूल जाना चाह रहे हैं। जोयांग अपने बटलर से कहता है। वैसे वो इस बटलर को अंकल यान बुलाता है, तो हम भी इन्हें वही बुलाएंगे। खैर, जोयांग कहता है, अंकल यान सारी चीज़ों को नॉर्मल रखिएगा। मैं नहीं चाहता आप कोई सुपर कार उठा लें और हर कोई मेरी कार को देखें। अंकल यान कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है यंग मास्टर, मैं हर एक चीज़ को हैंडल कर लूँगा। तभी से ही शिफ्ट होता है। जोयांग अपने बंगले से बाहर आता है और वो कार के पास जाकर कार को देखता है और कहता है, अंकल यान को ये कार कहाँ से नॉर्मल लगी। अंकल यान असल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार लेकर आए होते हैं। वो आगे उस कार का गेट खोलते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर असल में हमारे पास सबसे चीप यही कार थी। ब्रो व्हाट, अगर ये चीप है तो एक्सपेंसिव कौन सी होगी। खैर, ये सुनने के बाद जोयांग अपने माथे पर हाथ रख लेता है और अपने मन में कहता है, तो अमीर लोग सबसे चीप कार इसे कहते हैं। वाओ। खैर, आगे वो कार में बैठ जाता है और स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। वो जिस भी रोड से गुजर रहा था, सारी पब्लिक का ध्यान उसकी कार पे जा रहा होता है। वो लोग इस कार को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। सारे लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, आखिर ये किस अमीर आदमी की कार है। जोयांग कार में बैठा हुआ कह रहा होता है, लोग कहते हैं उन्हें सुबह सुबह ट्रैफिक मिलता है, पर मुझे तो नहीं मिला। तभी उसके सिस्टम की स्प्रिट वापस से बाहर आता है और वो कहता है, होस्ट मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ। पर जोयांग इस सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो इस कार में मज़े से बैठा होता है। पर तभी इन लोगों को रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। जब जोयांग ये ट्रैफिक देखता है तो वो तुरंत कार से उतर जाता है। वो अंकल यान से कहता है, आप घर वापस चले जाइए। जिस हाई स्कूल में मैं जा रहा हूँ वो मोडो यूनिवर्सिटी के करीब में है, तो मैं वहाँ पैदल चला जाऊँगा और इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये कहकर जोयांग वहाँ से निकल जाता है। जोयांग वॉक करते करते जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ थी। हर दिन मैं टेंशन में रहता था, पर अब मैं अमीर भी हूँ और ताकतवर भी। इसीलिए टाइम आ गया लाइफ को एंजॉय करने का। आखिर लाइफ मज़े करने के लिए ही तो होती है। पर तभी उसकी नज़र कहीं और चली जाती है। वो एक लड़की को रोते हुए देखता है जो कि कीचड़ में सनी होती है। वो नदी के बहुत पास बैठी होती है और रोते हुए कह रही होती है, क्यों, आखिर सब मुझे ही परेशान क्यों करते हैं, आखिर मैंने उनके साथ क्या गलत करा है। तभी से ही शिफ्ट होता है एक दूसरे बंदे पर। उसकी भी आंखें अचानक से खुली होती हैं। वो कहता है, मुझे लगा था मैं मर गया हूँ। वो अपने हाथों को चेक करता है। वो अपने आसपास की जगह को भी देखता है। आगे फिर वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और आज की डेट देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये तो 30 साल पहले का समय है, मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। वेट, आज की डेट क्या है? अरे नहीं, मेरी बहन। वो तुरंत भागने लगता है अपनी छोटी बहन के पास जाने के लिए। वो कह रहा होता है, तुम कुछ भी मत करना, तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ गया है, तुम बस ठीक रहना, मैं बस जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। तभी सीन वापस से जोयांग के ऊपर शिफ्ट होता है। वो उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? मुझे बताओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो लड़की कहती है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, मेरी पूरी ज़िंदगी ही एक मिस्टेक है, मेरी वजह से बस लोग परेशान होते हैं। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, तो तुम इन्हीं रीजंस की वजह से मरना चाहती हो? तुम नदी के पास खड़ी हो, क्या तुम नदी में जंप करने का सोच रही थी? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। जब लोग डूब जाते हैं तो तुम्हें पता उनके साथ क्या होता है? उनकी जो बॉडी होती है वो बैलून जैसे पानी पर तैरती रहती है और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और अगली लगती है। और अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो तुम्हारी बॉडी 24 घंटों तक तो ऊपर ही नहीं आएगी, और जब वो ऊपर आएगी तब सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। वैसे तुम किसी और तरीके से भी मर सकती हो। तुम प्रिंसिपल ऑफिस के रूफ से क्यों नहीं कूद जाती? जैसे ही तुम ये करती हो तुरंत न्यूज़ बन जाएगी। जोयांग भाई, ये कौन सा तरीका है मोटिवेट करने का? खैर, आगे जोयांग कहता है, अरे यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। वो लड़की जोयांग से कहती है, क्या आप पागल हो थोड़े से? जोयांग कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। जोयांग आगे एक चॉकलेट निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, मेरा नाम जोयांग है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। वो लड़की उस चॉकलेट को लेकर खाने लगती है और जोयांग को थैंक यू बोलती है और वो उसे अपना नाम बताती है। मेरा नाम लिनियो है, मैं स्पेशल फ्रेशमैन क्लास से हूँ। जोयांग लिनियो को अच्छे से देखता है और अपने मन में कहता है, स्पेशल क्लास तो अमीर बच्चों के लिए होती है। अब मुझे समझ आया वो लोग इससे बुली क्यों कर रहे हैं। जोयांग लिनियो से कहता है, मुझे सच बताओ, क्या स्पेशल क्लास के लोग ही तुम्हें बुली कर रहे हैं? लिनियो कहती है, हाँ, मेरा परिवार गरीब है, मैं टॉप ग्रेड्स की वजह से इस स्कूल में आई हूँ, इसीलिए वो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। वो मेरे होमवर्क की कॉपी भी फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि मुझे मारते भी हैं और मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में रूमर्स फैलाते हैं और मुझे वर्थलेस लो लाइफ कहते हैं।
ये कहते ही लिनियू जोरों से रोने लगती है। ये सुनकर जोयांग को थोड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई। वो लिनियू का हाथ पकड़ता और कहता है, चलो चलते हैं तुम्हारे क्लास में और उन लोगों को सबक सिखाते हैं। ये सुनने के बाद लिनियू कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, उनकी फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। भाई तू कह भी किससे रही है, उसकी फैमिली इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जोयांग कहता है, मेरी बात सुनो, अभी के लिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ, चलो देखते हैं कौन मेरी फैमिली से ज़्यादा पावरफुल है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, मैं मेन कैरेक्टर से तो नहीं भिड़ूंगा, पर इन बेकार के बच्चों को तो संभाल ही सकता हूँ। आगे से ही शिफ्ट होता है क्लासरूम में। सारे बच्चे आपस में मज़े कर रहे होते हैं। वो लोग कुछ लोगों को बुली भी कर रहे होते हैं। जोयांग अपने पैर से कस के डोर पर किक मारता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे डोर की तरफ देखने लगते हैं। जोयांग लिनियू को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तभी क्लास की जो टॉप बुली होती है, एक लड़की, वो उठती है और कहती है, लिनियू तुम अपने साथ ये किसे लेकर आई हो, कहीं अब तुम पावरफुल तो महसूस नहीं कर रही। क्लास के सारे लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शिनली अब पक्का लिनियू को और परेशान करेगी। ये सुनने के बाद लिनियू अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग भी मेरी वजह से फंस जाएंगे। जोयांग लिनियू से कहता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई बुली करे तो उनसे फाइट बैक करो, जितना तुम सहोगी ये लोग उतना ही बुरा करते जाएंगे। ये सुनने के बाद लिनियू अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग सच में कमाल के हैं। जोयांग आगे उसी टॉप बुली के पास जाता है और उससे कहता है, तो तुम हो यहाँ की बॉस, तुमने ही सबसे पहले लिनियू को बुली करना स्टार्ट किया था। वो लड़की कहती है, हाँ मैंने ही करा था, मेरा नाम शिनली है, मैंने ही उसे बुली करा। आप बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, तुम्हें पता मेरा कज़न कौन है। इसकी और बातें सुनने से पहले ही जोयांग एक कस के थप्पड़ लगाता है इसके। ये लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। जोयांग कहता है, अगर तुम्हारा कज़न कोई राजा महाराजा भी है तब भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद शिनली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कज़न चेनलू है, तुम उसे जानते हो, वो इस कंट्री के सबसे अमीर फैमिली के साथ बहुत क्लोज है, वो जू फैमिली के वारिस के साथ काफ़ी क्लोज है, मुंह बंद कर लो, वो वारिस यही है। खैर ये कहकर शिनली हंसने लगती है और कहती है, अब तो तुम गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जोयांग जब ये बात सुनता है तो उसे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज याद आती हैं। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने चेनलू कहा, जिसके पीछे इस बॉडी का मालिक पागल था। वो सोच में पड़ जाता है और उस लड़की को लगता है कि जोयांग डर गया। वो उठती है और कहती है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मेरी कज़न और जोयांग फैमिली कितनी क्लोज है। अभी मेरे सामने घुटनों पर आओ और मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। जोयांग वापस से इस लड़की के एक और थप्पड़ कस के लगाता है। वो लड़की शॉक हो जाती है। जोयांग कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। जोयांग अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और उसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। ये देखकर वो लड़की हैरान पड़ जाती है। वो कहती है, आप तो जोयांग हो। उस लड़की का बिहेवियर तुरंत पलट जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जोयांग, आपको पता है मेरी कज़न चेनलू है, हम सब एक परिवार ही तो हुए। ये सुनने के बाद जोयांग इस लड़की को एक और थप्पड़ लगाता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम अपने आप को मेरा परिवार बता भी कैसे रही हो। और अगर हम बात करें चेनलू की तो भाड़ में जाए वो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अब पूरी क्लास को पता चल चुका है कि जोयांग है कौन। उन सब की फट जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं, जू फैमिली इस कंट्री की सबसे टॉप फैमिली है। तभी यहाँ पर टीचर आता है और पूछता है, तुम हो कौन। जोयांग कहता है, तुमने पूछा मैं कौन हूँ, मैं जोयांग हूँ, जाओ और मेरे बारे में पता करो, क्या अब मैं इस मामले को सेटल कर सकता हूँ। जोयांग सारे स्टूडेंट से कहता है, जाओ और अपने माँ बाप से कह दो कि आज रात वो मेरे घर आए, ताकि हम डिस्कस कर सके कि तुम लोगों ने लिनियू के साथ क्या किया है। और अगर किसी के माँ बाप नहीं आए तो तुम लोग जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। जोयांग लिनियू का हाथ पकड़ता है और उसके सर पर हाथ रख के कहता है, लिनियू मेरी छोटी बहन है, अगर किसी ने दोबारा से हिम्मत करी इसे टच भी करने की तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। ये सुनते ही पूरे क्लास में हड़कंप मच जाती है। एक लड़की कहती है, लिनियू का बड़ा भाई जू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। लिनियू का बैकग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये इतनी ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी तो इसे हमें पहले बताना चाहिए था। एक लड़का पीछे से कहता है, अब हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता, हमने जो फैमिली से पंगा ले लिया है। क्या मेरे डैड की कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरी लड़की अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, अगर मुझे पता होता लिनियू का बैकग्राउंड ऐसा है तो मेरी कभी औकात नहीं होती इसे परेशान करने की। तभी क्लासरूम में वही पर्सन भागते हुए आता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो यहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाता है और असल में वो जिस छोटी बहन के बारे में बात कर रहा था वो छोटी बहन लिनियू ही होती है। वो तुरंत लिनियू के पास जाता है और उससे पकड़कर कहता है, लिनियू क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अपने भाई को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, भाई पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अपनी छोटी बहन को गले लगा लेता और कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई अब वापस आ चुका है, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी खुश हूँ। लिनियू का बड़ा भाई अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि लिनियू ठीक है,
मेरी पिछली ज़िंदगी में इसने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया था।